नमस्कार दोस्तों। आज आपका एग्ज़ाम हो चुका है हाई स्कूल का मैथ्स का। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम सभी का अच्छा हुआ है। ठीक है। और आपने शायद देखा होगा, जिसने रेगुलर वीडियो देखी है उसको बड़ा बेनिफिट मिला होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ट्रेडिशनली वही क्वेश्चन आए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसने आपको शायद परेशान किया होगा एग्ज़ाम में। और मोस्टली एनसीईआरटी के लेवल से ही क्वेश्चंस आए हैं। एक दो क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक रही है, उसको हम बता देंगे, डिस्कस करेंगे। बाकी पेपर, अगर मैं पेपर का लेवल देखूं तो पेपर सच में आसान आया हुआ है। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका लगभग सभी का पेपर अच्छा हुआ है। ठीक है। एक दो हो सकता है जिसमें किसी को दिक्कत होगी, हो पेपर अच्छा नहीं गया हो, तो वो उसको माइंड ना करे इतना, क्योंकि ये एक ही पेपर है। इसके बाद वाले पेपर पे फोकस करें। ठीक है। चलिए, अभी हम लोग पार्ट 1 का सॉल्यूशन देखिए। मेरे पास जो भी अभी ये है पेपर, ये पेपर का जो यूपी नंबर है 822 आईबी है कोड उसका। तो हम उसके सॉल्यूशंस का पार्ट 1 दे रहे हैं, जिसमें हम लोग मोस्टली विकल्प, जो 20 विकल्प आए हैं आपके, हम लोग उनको कवर करेंगे। ठीक है। उनका सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो विकल्प हैं आपके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं विकल्प अपने। और उसके बाद, इसी के बाद तुरंत आपका एक और उसके सॉल्यूशंस की बाकी, मतलब कंप्लीट पेपर्स की वीडियोज आएंगी आपके पास में। तो आप लोग उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपने कैसा किया है। ठीक है। अगर गलत भी आएगा तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ओके, हम लोग, आप क्वेश्चन देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सीधा क्वेश्चन से करते हैं। बाइलिंगुअल दिया हुआ है, पहले हिंदी में है फिर इंग्लिश में है, तो हम लोग एक ही लैंग्वेज हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपको दो संख्याएं दे रखी है 65 और 1117। आपको इन दोनों के एचसीएफ को 65p माइनस 1117 के रूप में व्यक्त किया गया है। तो आपको इस p का मान बताना है। यानी कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 65 और 117 का एचसीएफ आपको इसके बराबर दे रखा है। तो वहां से आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ये। एचसीएफ निकालना आप लोग 8th क्लास से सीख लेते हैं। तो अगर आप लोग कोई सा भी मेथड से इसका एचसीएफ निकालेंगे, 65 का और 1117 का एचसीएफ की वैल्यू आपको पता होगी। एचसीएफ का मतलब मैसेप है बोलते हैं इसको हिंदी में, मैसेप है। ठीक है। और मैसेप आपको पता है कि सबसे बड़ा ऐसा नंबर होता है जो कि इन दोनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड कर देगा। ठीक है। वैसे आपको डायरेक्टली दिख भी रहा होगा कि 65 और 117, इनमें जो सबसे बड़ा संख्या है, नहीं तो आप लोग करके देख लीजिए गुणनखंड विधि से। कॉमन फैक्टर ही लेने हैं आपको, 2 से कटेगा, नहीं तो डायरेक्ट आप इसको 5 से काट दिए। ठीक है। 5 से जब आप इसको काटेंगे तो ये 13 टाइम जाएगा और ये 9 टाइम जाएगा। ठीक है। आप 3 से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद आप लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 आएगा, ये 1 आ जाएगा। और उसके बाद इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये, या फिर एक काम करिए, चलिए छोड़िए, ये तो हमने लेसे पे वाला मेथड हो गया हमारा, सॉरी। आप इन सेपरेटली करिए इसको। 65 है, 65 को आप लोग कर सकते हैं 5 × 13। ठीक है। उसके बाद 117 को आप लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 13। ठीक है, ये हो गया। अब आप इनमें देख लीजिए कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं आपके। कॉमन फैक्टर्स आपको 13 दिख रहा होगा। तो यानी कि इन दोनों का जो मैसेप है आपका, वो 13 बन गया है यहाँ पे। ठीक है। तो मैसेप है 13 है। क्वेश्चन में मैसेप दे रखा है आपको इसके बराबर, 65p माइनस का 1117 बराबर 13 की दे रखा है। तो चलिए p निकालिए यहाँ से। 117 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये ऐड होकर आपको दिख रहा होगा 130 आ जाएगा। तो जब p की वैल्यू निकाल ली है तो 65 इसके अपॉन में चला जाएगा, और आपको दिख रहा है 65 दूनी 130 होते हैं। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। ठीक है। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा दो कॉन्सेप्ट लिंक किए हुए थे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट में देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है सेकंड। और आपको अगर याद होगा तो ये तो क्वेश्चन हमने एक सोल्यूशन किया भी है, इसका करवाया हुआ है, प्रैक्टिस पेपर में इसका सोल्यूशन करवाया हुआ है हमने। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आपको वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है। 1045 की वैल्यू 1 है, जिसको वैल्यू पता होंगी उससे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसको। यहाँ पे 1045 की वैल्यू 1 है, जो इसका स्क्वायर हो जाएगी तो 2 अपॉन नीचे भी 2। तो बेसिकली आंसर कितना आ गया आपका, यहाँ पे 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया है आपका, ये बिल्कुल ये 1 आ गया। ओके, चलिए अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इससे आसान कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको। 15, 18 और 24 का एलसीएम पूछा है आपसे, लेसेपे पूछा है आपसे। तो वही कोई सा भी प्रॉपर मेथड लगाइए आप लोग। चलिए वही लगा दीजिए, अभी हम लोग जैसे लगा रहे थे, गुणनखंड विधि। गुणनखंड करिए, 2 से कैंसिल आउट, ये आपको जाएगा नहीं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। बताइए इस क्वेश्चन पे भी क्या भला किसी को दिक्कत हुई होगी क्या। इतना आसान क्वेश्चन आपको दे दिया है यहाँ पे। ये 6 आ गया, फिर 2 से कैंसिल आउट करिए, 15 आ गया, ये 9 आ गया, और ये 3। आप 3 से काट दीजिए, ये 5, ये 3, ये 1 आ गया आपका। उसके बाद आप 3 से काट दीजिए, ये 5 आ गया, ये भी 1 और ये भी 1।
अब 5 से काट दीजिए, ठीक है। अब ये सब 1 1 हो गए। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। 24 3 जा आपका 72, और 72 में जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 5 जा हो जाएंगे आपके 72 5 जा हो गए आपके 360 आपका, ठीक है। ये किसी ने दे रखा सोल्यूशन, तो 360 हो गया आपका ये, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए सरलतम रूप पूछा है आपसे। इसमें सरलतम रूप मैंने आपको क्लास में भी बहुत बार डिस्कस किया और लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया है। सरलतम रूप का मतलब है कि सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि जब अंश में और हर में कोई भी फैक्टर आपको कॉमन नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये भी आपका अंश और उस पर मैसे पे ही डिपेंड है। तो 148 और 185 ये दोनों संख्याएं देख लीजिए, कैंसिल आउट करके देख लीजिए कि किससे कट जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा हुआ है, तो इसका आंसर 4/5 आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पी के किस मान के लिए दो रेखिक समीकरण दे रखी हैं आपको और दोनों रेखाएं संपाती होंगी। आपको याद होगा संपाती रेखाओं के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कॉन्सेप्ट था आपका संपाती रेखाओं के लिए, ठीक है। यानी कि जब रेखा एक दूसरे के ऊपर ही रख जाएगी। तो उस केस में देखिए यहाँ पे A1 की वैल्यू ये है, ठीक। B1 की वैल्यू -1 है, C1 की वैल्यू +8 है आपकी, ये A2 की वैल्यू है, ये B2 की वैल्यू, और ये आपकी C2 की वैल्यू। अगर नहीं तो आप इसको लेफ्ट में लेके जाइए, ठीक है। तो अब आप जब A1/A2 आप लोग निकालेंगे यहाँ पे A1/A2 तो 3/6 आएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। और जब आप B1/B2 यहाँ पे काउंट करेंगे तो B1 की वैल्यू आपको दिख रही होगी -1 है, और B2 की वैल्यू यहाँ पे आपको -P है, तो इसकी वैल्यू 1/P के बराबर आ गई, ठीक है। अब चूंकि आपको पता है कि रेखाएं संपाती हैं तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर करिए। तो 1/P बराबर 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो P बराबर कितना आ गया आपका 2। लेकिन एक चीज़ और देखनी है इस क्वेश्चन में, जब आप C1/C2 चेक करेंगे तो C1/C2 आपका आएगा यहाँ पे 8 में, और ये 16 को जब आप लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये -16 बनेगा, तो ये -1/2 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में गड़बड़ यहाँ पे ये हो जाएगी कि अगर आप 1/P को -1/2 के बराबर रखेंगे तो P बराबर यहाँ से -2 आएगा संपाती के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक गिवन है। मतलब क्या मिस्टेक, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये +16 और उसके बाद बराबर 0 होता तब क्वेश्चन बनता है ये। तो आप लोग घबराइए मत, जिसने आपका 2 किया है उसका भी ठीक है, जिसने -2 किया उसका भी ठीक है। मतलब क्वेश्चन गलत है तो सभी को इक्वल मार्क्स इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। ओके चलिए 6 देखिए, 6 में भी लगभग इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, और रेखाएं परस्पर समांतर दे रखी हैं। आपको याद होगा समांतर रेखाओं के लिए पहले दो बराबर होते हैं बस, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2, C1/C2 बराबर नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो आपको केवल पहले दो से काम चलाना है। तो दिख रहा होगा A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2P, और B2 की वैल्यू कितनी है आपकी 5 यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों बराबर चाहिए आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 2 2 जा 4P हो जाएगा। तो P बराबर कितना आ गया यहाँ से 15/4 प्लस का, तो 15/4 आपका ये आंसर आ गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। ये तो क्वेश्चन देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट में भी मैं सोल्यूशन करके आपको दे चुका हूँ इस क्वेश्चन का, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। क्वेश्चन में 15 cot थीटा = 8 गिवन है। तो यहाँ से आप लोग कोट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 8/15 आ जाएगी सिंपली। साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है, अगर आपको याद होगा लाल बटे काका वाला रूल, ठीक है। लेक्चर में भी बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया था। कोट थीटा है यहाँ पे, कोट थीटा आपको पता है कि पहले साइन फिर कोस फिर टैन होता है, तो ये साइन कोस टैन कोट में उल्टा चलता है, तो कोट होता है आपका आधार बटे लंब। तो ए बराबर आ जाएगा आधार का मल्टीपल, और एल बराबर आ जाएगा 15 का मल्टीपल। मैं मल्टीपल नहीं ले रहा हूँ, ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। पाइथागोरस फिर में जब आप लगाएंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, तो ये 64 हो गया, और ये आपका 225 हो गया, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ऐड करेंगे तो 289, तो दोनों तरफ का वर्गमूल कर दीजिए, 17 आएगा आपका कर्ण। साइन थीटा पूछा है, आपको पता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब की वैल्यू 15 है और कर्ण की वैल्यू 17 है, तो 15/17 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका, ठीक। बेसिक, बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखिए ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। दो ट्राइंगल दे रखे हैं आपको और दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप दे रखा है त्रिभुज XYZ के। तो जब त्रिभुज समरूप है, तो मैंने लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि अब जब संगत शीर्ष बनेंगे यहाँ पे, तो A के संगत शीर्ष X बनेगा, B के संगत शीर्ष Y बनेगा, और C के संगत शीर्ष Z बनेगा। और दोनों त्रिभुज समरूप है, तो आपको पता है कि समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो यानी कि कोण A बराबर कोण X हो जाएगा, कोण B बराबर कोण Y हो जाएगा, और कोण C बराबर कोण Z हो जाएगा। अब देखिए कोण A बराबर 75 है आपके पास,
तो कोण है तो 75 दे दिया, तो वही x के बराबर हो जाएगा। कोण y बराबर 57 है ये वाला, जबकि आपको पता है वो इसके बराबर है। तो कुल मिला के आप कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये है कि कोण बी भी आपको दे रखा है और आपसे कोण सी पूछा है, तो यानी कि त्रिभुज ए बी सी के कोण ए मिल गया, आपको कोण बी मिल गया, कोण सी आपको निकालना है। और आपको एक चीज़ पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का एंगल जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो 180 के बराबर होता है। तो दो एंगल आपको पास पहले से ही हैं, ये 75 है और ये आपका 57 है। कोण सी आपको निकालना है, तो 180 में से इन दोनों का सम घटा दीजिए, 180 माइनस 75 और 57 इनको ऐड करिए और उधर जाके माइनस हो जाएगा ये, तो ये आपका आएगा, ठीक है, 132। तो 180 में से जब आप 132 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 48 डिग्री आ जाएगा, और 48 डिग्री कौन सा आंसर है आपका, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, दो कॉन्सेप्ट लगे हुए थे। पहला कॉन्सेप्ट है सिमिलर ट्राइंगल्स का, समरूप त्रिभुजों का, और उसके बाद है कि द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, उसी पे डिपेंड है, ये बेसिक है। ये भी 9 देखिए, आपको ये एक बिंदु दिया है -3,4, इसकी मूल बिंदु से दूरी दी है। आपको पता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा दीजिए। बताइए इससे आसान क्वेश्चन कोई मिलेगा क्या? ये x1 मान लीजिए, ये y1, ये x2 मानिए, y2, इनके बीच की दूरी निकाल लीजिए d। सूत्र आपको पता होगा, √x2 माइनस x1 का वर्ग, ठीक है, -3 है, प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है, घटा दीजिए और आपको दिख भी रहा है ये 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, तो ये √25, √25 का मतलब 5 हो गया। आप बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, देखिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, आपको दो बिंदु दे रखे हैं, पहला बिंदु ये है और उस दूसरा बिंदु ये है, तो इसको निर्देशांक x1 y1 और इसके निर्देशांक x2 y2 मानिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, अब देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, लेक्चर में भी मैंने आपको स्पेशली बोला था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक याद रखिएगा, और आपको डायरेक्टली याद होंगे कि अगर x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट हैं तो उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक दोनों में x कोऑर्डिनेट जोड़ के उसका आधा कर दीजिए और y कोऑर्डिनेट जोड़ के उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, तो x1 की वैल्यू आपकी -2, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू वो भी -2, तो माइनस 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 हो गया, अपॉन में 2। उसके बाद y1 की वैल्यू 6, प्लस में y2 की वैल्यू 10 है बटे 2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो -2, ये -2 आ जाएगा और ये आपका 16/2 8 आ जाएगा, तो -2,8 ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। देखिए बिल्कुल बेसिक है, कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, इसमें थोड़ा ज्योमेट्रिकल पूछा है आपसे। समबाहु त्रिभुज दिया है, पहले तो ये समझिए। समबाहु त्रिभुज का मतलब लगभग इस तरीके से बनाइए, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है हमारा। तो ठीक है, ये मान लिया मैंने ABC समबाहु त्रिभुज मान लिया। ठीक है, ओके। समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजाएं, ये x मान ली, ये x हो गई, तो ये भी x हो जाएगी क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज की, तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। अब क्वेश्चन में कह रखा है कि AD ना BC पे लंब है, तो यानी कि A से BD पे एक लंब डाला, BC पे एक लंब डाला गया है जिसमें ये पॉइंट D को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, लंब है तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया। क्लियर है ये बात? आपसे AD² यानी कि इसके स्क्वायर की वैल्यू पूछी है आपसे, ये वाला AD² की वैल्यू CD के रूप में बताइए। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपने पढ़ा भी होगा कि समबाहु त्रिभुज में जब आप किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं तो वो लंब भुजा को ना समद्विभाजित करता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका, मतलब ये जो लंब D पॉइंट है ना, ये इस पूरे की पूरी भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो अगर ये x है और ये टोटल भी x है तो बराबर भाग मतलब ये भी आधा हो गया x का और ये भी x का आधा हो गया। तो अब आप AD², क्योंकि आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है, जैसे ही 90 डिग्री बना तो ट्राइंगल ABD ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। क्योंकि आपको भुजाएं निकालनी है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया आपका। तो आप देखिए यहाँ पे जब AD का स्क्वायर निकालेंगे, AD लंब है तो वो कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर माइनस में BD का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है ये। अब AB की वैल्यू है आपके पास x, तो ये x² हो जाएगा। BD की वैल्यू है आपके पास x/2, तो ये x/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x² माइनस में ये हो गया x²/4, अपॉन में 1 माना, एलसीएम लीजिए तो ये बचेगा 3/4 x²। क्लियर है ये बात? अब चूंकि आपको वैल्यू CD के रूप में निकालनी है तो CD है ये बचा हुआ, दिख रहा होगा CD है x/2, तो आपको x/2 के रूप में वैल्यू कन्वर्ट करनी है। तो आप इसको देखिए ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, 3 × x²/4 को मैं x/2 का वर्ग लिख सकता हूँ। देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि x का वर्ग करेंगे तो x² और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, ये रहा। अब आप देखिए थोड़ा ध्यान से, जो x/2 है यहाँ पे ये CD है, ये रहा CD।
तो x/2 की जगह CD है, तो CD का क्या है यहाँ पे वर्ग, तो ये कितना आ जाएगा CD का वर्ग। तो यानी कि जो AD स्क्वायर है वो 3 इंटू CD स्क्वायर के बराबर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ गया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा। ये रहा, देखिए मैंने करके दिखा दिया है आपको, केवल पाइथागोरस प्रमेय लगी है और कुछ नहीं लगा है इसमें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में देखिए, फिर से देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांकों पर डिपेंड है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं आपको, तीनों शीर्ष हैं, और BC का मध्य बिंदु D दिया है, तो AD की माप आपको ज्ञात करनी है। देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं आपको। ये मान के चलिए पहला शीर्ष A है, ये मान लीजिए B है, और ये मान लीजिए C है। तो ये B यहाँ गया और C यहाँ गया, तो निर्देशांक हैं, इसके निर्देशांक 7,5, B के निर्देशांक है 5,7, और C के निर्देशांक है आपके -3,3। तीनों बिंदु के निर्देशांक है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो BC है वो BC का मध्य बिंदु D है, तो BC ये रहा, D इसका मध्य बिंदु दे रखा है, ठीक है, ये रहा। अब आपसे AD की लंबाई पूछी है, यानी कि ये वाली लंबाई पूछी है। अब आपको पता है, देखिए A के निर्देशांक आपको पहले से पता है। अगर किसी तरीके से D के निर्देशांक आप लोग निकाल लेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के आप AD की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर है। तो कुल मिला के अब आपके पास टास्क ये है कि आपको D के निर्देशांक चाहिएंगे। अब चूंकि D के बारे में आपको क्या पता है, D देखिए मध्य बिंदु दे रखा है BC का, यानी कि B का और C का मध्य बिंदु है। अब आपको B के निर्देशांक भी पता है, C के भी पता है। तो अभी जैसे हमने ऊपर किया था, क्योंकि D B और C का मध्य बिंदु है, तो हम B और C के निर्देशांकों की मदद से क्या D के निर्देशांक नहीं निकाल सकते, मध्य बिंदु का सूत्र लगा के? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वही हम लोग लगाएंगे। तो वही अभी जैसे हमने x1 + x2/2 करा है, तो 5 प्लस माइनस का 3/2 कोमा ये 7 है, ये रहा 7, और ये कितना है प्लस में 3/2। तो इसको जैसे ही हम लोग सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 - 3 बन जाएगा, तो ये 2/2, और ये बन जाएगा 10/2। तो 2/2 का मतलब 1, 10/2 का मतलब 5। तो दिख रहा होगा आपको D के निर्देशांक आ गए 1,5। जैसे ही D के निर्देशांक आपको मिले, अब A और D के AD जो निकालना है आपको, वो अब A यानी कि 7,5, D मतलब 1,5 के बीच की दूरी आ गई। अब दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए। सिंपल क्वेश्चन बन गया। दो कॉन्सेप्ट लिंक कर रखे हैं इसमें। तो इसको मान लीजिए कि ये x1 है, ये y1 है, और इसको मान लीजिए x2, ये y2। तो सूत्र लगाइए, x2 - x1/x2 माइनस x1² प्लस में y2 - y1²। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 7 - 1 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस में आपके पास 5 - 5, ये तो जीरो ही हो गया आपका, 5 - 5, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, तो कितना आ गया आपका, दिख रहा होगा 6 ही आ गया, और 6 मात्रक दूरी ये बार है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। देखिए इससे आसान कोई क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री पे दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे है, सेक थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, बस आपको ये बताना है कि किस एंगल के लिए होगी, ठीक है। अगर डायरेक्ट भी याद ना हो टेबल, तो मैंने आपको बताया था सेक थीटा होता है कोस थीटा का उल्टा। तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कोस थीटा बराबर 2। तो जब इसको पलटेंगे तो कोस थीटा बराबर 1/2। आपको पता है कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, ये होती है आपके 60 डिग्री की, ठीक है। टेबल इतना तो पता होगा भाई। देखिए 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट टेबल पे ही बेस दे रखे हैं आपके यहाँ पे, ठीक। 14 देखिए, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है 14 में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 - कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। आपको बताया था मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, केवल यही आइडेंटिटी आपके सिलेबस में है। और ये भी बताया था कि कौन किसका उल्टा होता है, मतलब साइन का उल्टा कोसेक, कोट कोस बच साइन के बराबर होता है। तो आपको बस यही करना है। कोसेक स्क्वायर को, कोसेक आपको पता है साइन का उल्टा, तो कोसेक स्क्वायर को लिख देंगे 1/sin स्क्वायर थीटा, माइनस कोट थीटा, याद होगा आपको लाल बटे काका से भी, कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, मतलब साइन कोस में ब्रेक कर दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इनटू में 1 - कोस स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज रहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। तो अब यहाँ इसमें एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इनटू में क्या है 1 - कोस स्क्वायर थीटा, देखिए ऊपर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ से अगर कोस को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि आप 1 - कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे ये कट जाएगा, फिर से वही 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, फिर से वही साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, डी आ गया। देखिए सिंपल क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, क्लियर। उसके बाद 15 देखिए, 15 में क्या कह रहा है,
अब ये सॉलिड ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। एक लंब वृत्तीय बेलन दे रखा है, उसके आधार का क्षेत्रफल। आपको पता है बेलन की स्ट्रक्चर, बेलन की स्ट्रक्चर लगभग इस तरीके से होता है बेलन आपका। ये रहा, दिख रहा होगा आपको बेलन का आधार, एक सर्किल होता है, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल बराबर 9 पाई, और आपको पता है आधार होता है इसका वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर में किसके हो जाएगा 9 पाई, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, तो आर बराबर आपको दिख रहा होगा 3 आ जाएगा, माइनस नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि दूरी है ये 3 सेंटीमीटर। पूछा क्या आपसे, आधार की त्रिज्या, अरे यही तो आधार की त्रिज्या है, बताइए कितना आसान क्वेश्चन, क्लियर हो गया होगा। ये रहा आधार, ये है। 16 में देखिए लगभग इसी तरीके से, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 16 आपका। 16 में कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए, मान के चलिए ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है आपकी, ठीक है। ये हो गया आपका वृत्त। उसके बाद क्या कह रहा है, मान लीजिए ये इसका सेंटर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग, यानी कि आपको इसके अंदर एक वर्ग खींचना है और उसका ना क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपका, ठीक है। खींचे जा सकने वाले मतलब मैक्सिमम बताना है आपको। तो वर्ग आपको पता है कि चारों भुजा बराबर होती हैं, तो ये इसका वृत्त का केंद्र है। तो देखिए अब वो कैसे बनेगा, आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब आप इसके अंदर मैक्सिमम वर्ग खींचेंगे ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी आपकी, इस तरीके से आप एक इसका ड्रॉ करेंगे, तो उसमें आपको एक चीज़ मिलेगी कि जब आप उसके विकर्ण मिलाएंगे, ये वाला विकर्ण मिलाएंगे, कोई सा भी विकर्ण मिला लेंगे आप इसका, दोनों में से, वो हमेशा ना वृत्त के केंद्र को होके जाएगा। और आपको पता है कि वृत्त के केंद्र को होके जाने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास। यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। मान के चलिए इसकी भुजा ए है, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया, वृत्त वर्ग है तो चारों कोण 90 डिग्री हो गए। और आपको पता है अब चूंकि ये केंद्र से होकर जाएगा तो ये जो बन गया ये आपका व्यास बन गया, यानी कि जो इसका विकर्ण बना है AC वो व्यास बन गया। चाहे आप BD ले लीजिए वो भी व्यास बनेगा। और आपको पता है व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, और त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, R बराबर 4 है, तो व्यास हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये वाली भुजा आपकी 8 बन जाएगी। जैसे ये भुजा 8 बनी, ये वर्ग की भुजा मैंने A मानी हुई है, ये रही दोनों भुजा, क्योंकि चारों बराबर होती हैं तो ये भी A, ये भी A हो गई। आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री होता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया आपका अंदर। और इसमें आप फिर से पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, और AC आपको दिख रहा है 8 है, तो 8 का वर्ग बराबर AD बराबर A है तो A स्क्वायर हो गया, और CD बराबर भी A है तो ये A स्क्वायर हो गया। तो 2A स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग 64 हो गया, तो A स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64/2 बराबर कितना हो गया आपका 32, ठीक है। और आपको पता है कि आपको क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का, और वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है भुजा की घात 2 होता है आपका क्षेत्रफल, किसका, वर्ग का, भुजा की घात 2, और भुजा की A स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई आपके यहाँ पे 32, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर B आ गया यहाँ पे। देखिए ये भी बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि आपका जो विकर्ण होगा वो उसके केंद्र से पास होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, अब ज़्यादा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ही बचा है आप, ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। अब सांख्यिकी का क्वेश्चन है ये आपका, माध्य निकालना है सिंपल, और छोटा सा दे रखा है, वर्ग अंतराल वाले केस में है। तो आपको पता है कि जिसमें आपका वर्ग अंतराल वाला केस होता है तो उसमें मध्य आपका XI गिवन नहीं होता है, XI आपको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ वर्ग अंतराल, यहाँ पे आपको पता है XI जो होता है उनका मध्यमान बन जाता है, यानी कि XI, ठीक है। और यहाँ पे उनकी बारंबारता यानी कि FI, और उसके बाद लास्ट में आ जाता है आपका FI × XI, ठीक है। तो ये 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, तो इनका मध्यमान 3 और 5 का मध्यमान बताया था निकालना, दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दीजिए, तो 5 और 3 8/2 मतलब कितना आ गया 4, और आपको वैसे भी दिख रहा होगा 6, और ये 8 आ गया, और ये आपका 10 आ गया। FI कितने हैं, ये 4 है, ये आपका 2 है, ये 1 है, ये 3 है। मल्टीप्लाई करिए इनके आपस में, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इनकी तो 4 4 ये 16 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, 8 1 जा 8 हो गया, और 10 3 जा 30 हो गया, ठीक है। तो आपको XI का सूत्र पता है, FI XI सिग्मा अपॉन में सिग्मा FI। तो FI XI जोड़िए कितना हो गया 16 है, 12/28 हो गया, उसमें 8 जोड़ेंगे 36 हो गया, तो ये ओवरऑल कितना हो गया आपका 66 हो गया। और बटे में सिग्मा FI जोड़ लीजिए, यहाँ सिग्मा FI आ जाएगा आपका 3 और 1 4 और 2 6 4,
10 हो गया आपका। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका 6.6 आ गया। सिंपल क्वेश्चन, जो कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं थी इसमें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में देखिए, प्रायिकता का क्वेश्चन दे रखा है आपसे। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या, तो पासा फेंका जा रहा है, तो पासे में आपको पता है कि टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि अभाज्य संख्या, तो अब यहाँ पे अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम देख लीजिए कितने हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रायिकता की परिभाषा होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल का मतलब है कि वो परिणाम ले लीजिए जिसमें अभाज्य संख्या आ रही है आपकी। तो आपको दिख रहा है कुल अनुकूल परिणाम, एक तो 2 है अभाज्य संख्या, एक 3 आ रही है अभाज्य संख्या, और दूसरी 5 आ रही है। केवल 3 परिणाम आ रहे हैं आपके ये। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपकी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम आपको दिख रहा होगा 6 है। तो प्रायिकता कितनी आ गई आपकी 1/2। ये क्लियर हो गया। ठीक है, सिंपल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या दे रखा है, एक आवर्ती वितरण का माध्य, यानी कि आपको x बार दे रखा है 20.5, माध्यिका यानी कि m बराबर 21 दे रखा है, आपसे बहुलक पूछा है मोड। और ये तो सूत्र मैंने आपको बताया था कि भाई इस सूत्र पे तो 100% क्वेश्चन आएगा। सिंपल ये सूत्र लगाना था आपको, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका की वैल्यू कितनी है आपकी 21, माइनस 2 इंटू माध्य कितना है आपका 20.5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा है ये 41 आ जाएगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग इसमें तो कितना आ जाएगा आपका 22। ये सिंपल बन जाएगा। इसी क्वेश्चन पे डिपेंड था ये, और ये बहुत बार मैंने आपको बताया था कि इस पर क्वेश्चन 100% आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायिकता का है, और प्रायिकता की बेसिक डेफिनेशन पे डिपेंड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी कि घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो मैंने 2 केस बताए थे आपको जब प्रायिकता की परिभाषा बताई थी। प्रायिकता में ये कहा था कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, कभी भी ना हो 1 से ज़्यादा होगी और ना ही कभी 0 से कम होगी। तो आप देख लीजिए इनमें जो भी 0 और 1 के बीच में हो वो तो पॉसिबल है, और जो उनके बीच में नहीं होगी वो पॉसिबल नहीं होगी। आप ध्यान से देखिएगा, अगर पहला ही विकल्प देखेंगे तो पहला विकल्प 4/3 है, और 4/3 की वैल्यू आपको दिख रहा है 1 से बड़ी है, जबकि प्रायिकता की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहनी चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका ए आ गया। ये 2/3 है, 1 से छोटी है, बिल्कुल हो सकती है, ये भी 1 से छोटी है, 1 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे थे आपके विकल्प। तो आई होप कि आपके मैक्सिमम विकल्प ठीक गए हैं, आप लोग मैच कर लेना इसको। और सेकंड पार्ट में जल्दी ही हम लोग बाकी के जो बच्चे क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले और लॉन्ग वाले 4 मार्क्स वाले, उसका सॉल्यूशन हम लोग देंगे। ठीक है, चलिए जल्दी नई वीडियो आएगी आपके पास, ये सेकंड पार्ट इसका आएगा। तब तक के लिए ठीक है, नमस्कार।